हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम 4 नवंबर आज का ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं द हिंदू, और इसमें एक एडिटोरियल है जो हमारे पेपर के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और वो एजुकेशन पे है। कल भी हमने एक एजुकेशन में पढ़ा था और द हिंदू न्यूज़पेपर की यही खासियत है कि इसमें क्या है, एक टॉपिक के 3-4 एडिटोरियल आते हैं जिससे हमें 360 डिग्री टोटल एनालिसिस मिल जाए। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसको। एडिटोरियल का नाम है एकेडमिया एंड फ्री विल। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इन्होंने क्यों लिखा है? आप सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो लॉन्च की गई थी इस बार, और अभी रिसेंट में क्या है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया गया है और उसमें भारत की क्या है, बहुत ही निचले पायदान पे आया है। तो उस चीज को कोरिलेट करके दिखाया गया है कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या ये सक्षम हो पाएगी भारत में एजुकेशन को फ्रीडम देने के लिए? फ्रीडम किससे चाहिए? पॉलिटिशियन से चाहिए। इनका अननेसेसरी क्या है, इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसी के बारे में आर्टिकल है। तो एक नई अप्रोच में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आर्टिकल है ये। क्रिटिसाइज करा है उन्होंने, कैसे? देखो, वन ऑफ द की डिसअपॉइंटमेंट इज दैट द रियल प्रॉब्लम plaguing the education system in the country and the higher education system, the erosion of the academic freedom is being discussed by nobody। वो ये कह रहे हैं कि इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बाद बहुत सारे लोग क्या है इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो इस चीज पर डिस्कशन करे कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी स्वतंत्रता क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। क्लियर? इंडिया हैज स्कोर्ड कंसिडरेबली लो इन द इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। जो आपका इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें भारत का एकदम निचला स्थान है। 0.352 मार्क्स जो है स्कोर भारत को मिला है, जो लगभग जो है सऊदी अरबिया और लीबिया के क्या है आसपास हम मान सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें पाकिस्तान तक में हमसे अच्छी क्या है एकेडमिक फ्रीडम है। एकेडमिक फ्रीडम समझ रहे हो हिंदी माध्यम वाले, कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कितनी आज़ादी है, शैक्षणिक संस्थानों को कितनी आज़ादी है, ठीक है ना, अपना कोर्स चुनने की, कैसे बच्चों का एडमिशन लेना है, इस चीज़ की। मलेशिया भी देखो कितना आगे भारत से, ब्राज़ील भी आगे है, इवन सोमालिया भी आगे और यूक्रेन भी आगे है भारत से। क्लियर? और प्रीलिम्स में ही पूछ सकते हैं कि भैया एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत के कितना पॉइंट है, और आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से एक नया जो है क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। उरुग्वे और पुर्तगाल जो है इन्होंने टॉप किया है, इनका स्कोर जो है ये दे रखा है। इतना याद नहीं करना, खाली इतना याद रखना है कि एकेडमिक फ्रीडम में, शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता में उरुग्वे और पुर्तगाल क्या है, टॉप पे रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो होता है, ये अकम्पलिंग द रिपोर्ट क्वांटिफाई द फ्रीडम ऑफ द स्कॉलर to discuss the political and the culturally controversial topic without fearing their life, studies and profession, an aspect where India is falling terribly। हाईली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हिंदी में समझाता हूँ एकदम प्यार से। तो वो इसका मतलब यह है कि जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है ना, उसमें वो ये बताता है कि किसी भी देश में कोई भी जो स्टूडेंट है या टीचर है वो कितना डिस्कशन कर रहा है पॉलिटिकल इशू को और कल्चरली इशू को, और वो वाले इशू जो आजकल कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो चीज डिस्कस कर रहा है तो कहीं उसे जान का खतरा तो नहीं हो रहा। अगर भारत में आज देखो कुछ सेंसिटिव टॉपिक हैं, उसमें चाहे आपका स्टूडेंट चाहे कोई प्रोफेसर अगर उसमें कुछ भी वक्तव्य देता है तो क्या हो जाता है कि भैया आप एंटी नेशन हो, आपको पाकिस्तान चले जाओ, इस तरीके क्या होते हैं, उसके लिए कमेंट किए जाते हैं, इवन उसको अपनी जान का खतरा तक हो जाता है। तो भैया ऐसी पढ़ाई का क्या करना कि आप सेंसिटिव टॉपिक पे कुछ बोल ही ना पाओ। समझ में आया? जैसे मैं भी आपको लेक्चर कराता हूं तो मैं भी क्या कहता हूं कि भैया टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ये मेरे खुद के विचार नहीं है, किसके विचार है, आर्टिकल के विचार है, या ये किसके विचार है, कार्ल मार्क्स के विचार है। क्योंकि क्या है, क्योंकि इस समय क्या है कि भैया फ्रीडम जो है आपकी एजुकेशन के लेवल पे देखी जाए तो वो उतने टॉप की नहीं है। समझ में आया? क्योंकि आपकी कही हुई बात किसी को बुरी लग सकती है और वो क्या हो सकता है, आपका जान का खतरा भी हो सकता है। क्लियर? और अगर हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो एजुकेशन जो है या एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में हम अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं? समझ में आया?
और आप बोलोगे कि सर फिर इसका अब क्यों बात हो रही है? बिल्कुल, इसकी अब बात इसलिए हो रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ना, वो खुद कह रही है कि हम अब जो है शिक्षा में जो पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेट्स का ओवर इंटरफेरेंस हो रहा है उसको हम कम करेंगे। यानी कि हमारी मिनिस्ट्री भी मान रही है कि भैया ऐसा गलत हो रहा है। इवन जो है एनईपी में क्या है, ये कंपोनेंट है, इसे हम आगे भी देखेंगे। क्लियर? यानी कि जो एडिटोरियल जो जिन्होंने लिखा है वो काफी हद तक क्या है, ठीक भी कह रहे हैं। इन सच सिनेरियो इट इज इंपॉर्टेंट टू टुक इनटू व्हाट एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज टू ऑफर। The National Education Policy 2020 claims that it is based on the principle of the creativity and the critical thinking, envisions a education system that is free from the political and the external interference। और देखा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहती है कि हम ऐसे सिद्धांतों को मोटिवेट करेंगे जिसमें क्या हो, क्रिएटिव हो, नवाचार हो, जिसमें हम क्रिटिकली थिंकिंग कर सकें और वहां पे पॉलिटिशियन और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो। और अगर शिक्षा में पॉलिटिशियन या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है तो शिक्षा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ो। फॉर इंस्टेंस द पॉलिसी स्टेट ए फॉल्टी दैट फैकल्टी विल बी गिवन द फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलर। ये किसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। ये प्रावधान की अब फैकल्टी जो टीचर है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम हो, क्या बच्चों को पढ़ाया जाए एक अप्रूव फ्रेमवर्क के अंदर। इवन कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, रीडिंग मटेरियल क्या होगा, इसमें भी उनको चुनने की स्वतंत्रता होगी। तो हमें कह सकते हैं कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो गई, कागज पे नहीं, कहां पे? स्कूलों में, प्रैक्टिकल वे में, तो हमारा जो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में क्या होगा, रैंक 100% सुधरेगी। क्लियर? इट ऑल्सो सजेस्ट दैट कंस्टिट्यूटिंग ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह भी बोला गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी और ये फाउंडेशन में कौन होंगे? केवल और केवल जो है एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होंगे, जो रिसर्च और उससे रिलेटेड जो इनोवेशन हमें अलग अलग फील्ड में करना है शिक्षा के क्षेत्र में, उस चीज को डिस्कस किया जाएगा। इसमें किसी भी नेताओं का, किसी का भी पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। समझ में आया? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी चाहती है कि शिक्षा क्या रहे, एकदम स्वतंत्र रूप में रहे। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है? सारी चीज मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, आप चाहो तो हिंदी माध्यम वाले भी नोट्स बना सकते हो। आगे देखो, हाउएवर द क्वेश्चन इज वेदर दीज प्रोमिसेस एंड ऑफर्स बिल पुट इन द प्रैक्टिकल और रिमेल जस्ट ए रिथॉरिक। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़ी बातें करी गई हैं, क्या वो केवल क्या है, प्रोमिसेस है, या वो ग्राउंड लेवल पे आएंगी नहीं आएंगी, ये तो अभी क्या है, क्वेश्चन क्या है, मार्क्स रहेगा ही रहेगा। अगर हम अपनी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो उसमें 8 कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? अब ये 8 कंपोनेंट कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन थोड़ी चतुराई रखोगे तो ये 8 कंपोनेंट आपके 8 सजेशन बन सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया जाए, खासकर किसके में, हायर एजुकेशन में। तो पका पका आपको आंसर मिल रहा है, थोड़ी चतुराई करना सीखो। पहला कंपोनेंट क्या है? फ्रीडम ऑफ रिसर्च एंड टीच। पढ़ाने की और अनुसंधान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ द एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन। हमारे लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएं, दूसरे देश की यूनिवर्सिटी के लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आए, एक्सचेंज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को क्या बोलते हैं? स्वायत्तता। यानी कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है उस पर किसी भी इंसान का, बाहरी इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ द एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कल्चर के बारे में क्या बोलना है, इनको फ्रीडम होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एकेडमिक फ्रीडम। हमारे संविधान में कुछ ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो क्या करे, एकेडमिक फ्रीडम को प्रिजर्व करे। इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमी। तो ये जो इंटरनेशनल समझौता है, ठीक है ना, इस तरीके का हमारा लीगल कमिटमेंट होना चाहिए। सोशल एंड द कल्चरल राइट्स होने चाहिए। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस को कोई प्रभावित नहीं करेगा, ये सब प्रिजर्व होना चाहिए। ये 8 के 8 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, यही 8 के 8 आपके सजेशन हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। समझ में आया? सीधे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भारत में एजुकेशन में पॉलिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कैसे इसको सुधारा जाए, या भारत में हायर एजुकेशन को की जो हालत खस्ता हो रही है उसको कैसे सुधारा जा सके, इस पे आप अपने सुझाव दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको पका पका ये आंसर मिल रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। इंडिया हैज नॉट फेयर बेल्ट। जो ये 8 कंपोनेंट थे उसमें इंडिया ने कहां पे अच्छा काम नहीं किया है,
भारत में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बहुत बेकार है, कैंपस इंटीग्रिटी ना के बराबर है, फ्रीडम ऑफ द एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मारामारी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो है ही नहीं। समझ में आया? अब आगे देखो, मोस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री आर सब्जेक्ट टू द अनसॉलिसिटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक इशू। भारत में ज्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या है, नेताओं का क्या रहता है, इंटरफेरेंस रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज कॉमन नॉलेज बाई नाउ दैट मेजॉरिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट स्पेशली द टॉप रैंकिंग दैट इज वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार हैव बीन हाईली पॉलिटिसाइज। ये सब पॉइंट आप लिखोगे। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रो वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार्ड हो, जिनकी नेताओं से अच्छी पैठ है वही बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सच पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ऐसे नेताओं के द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट चौक करेंगे एकेडमिक एंड क्रिएटिव फ्रीडम। और वो कभी भी जो है, देखो मेरिट बेस पे वाइस चांसलर बनेगा तो वो सब कुछ करेगा, और कोई ऐसा इंसान जो वाइस चांसलर बनने लायक नहीं है लेकिन उसकी क्या है, पार्टी से अच्छा संबंध है तो उसको बना दिया, तो वो क्या करेगा, उतनी अच्छी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, करप्शन प्रैक्टिस करेगा। और ऐसा ही क्या है, 90% यूनिवर्सिटी में आज भारत में ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपकी अच्छी पहुंच है तो आपका नाम आ जा रहा है वाइस चांसलर में, रजिस्ट्रार में, नहीं तो आप सिंपल प्रोफेसर और एचओडी होकर रिटायर हो जाओगे। इंक्लूडिंग दोज इन द लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन। थस इवन जो है लाइसेंसिंग और एक्रेडिटेशन में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका इनोवेशन वैसा होगा नहीं, नए नए संकाय वो खुलवाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसको क्या है, उसकी आइडियोलॉजी उस तरह की नहीं है, उतना वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। समझ में आया? फेवरेटिज्म करेगा, क्योंकि उसको किसी ने फेवर करा है तो वो भी नेताओं के क्या कहते हैं, रिश्तेदारों को फेवर करेगा, उनका एडमिशन कराएगा यूनिवर्सिटी में। क्लियर? तो जो है खूब सारे तरीके के क्या होंगे, इस तरह की क्या होंगी, परेशानी आ सकती है। क्लियर? दिस रिफ्लेक्ट ए रैंड सीकिंग कल्चर विच इज विद इन द एकेडमिक कम्युनिटी। और इस जितनी भी चीज मैंने आपको बताई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं, आपका रेंट सीकिंग कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंट सीकिंग कल्चर बोलते हैं। एट प्रेजेंट मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल आर हेडेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। आज की तारीख में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या रेगुलेटरी जितनी बॉडी है, उनके जो हेड है ज्यादातर क्या है, आपके ब्यूरोक्रेट्स है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहता है कि हम डी ब्यूरोक्रेटाइज करेंगे, ब्यूरोक्रेटाइजेशन करेंगे, मतलब इन ब्यूरोक्रेट्स को हटाएंगे और इसमें एकेडमिक बैकग्राउंड के लोगों को ही क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल्सो टॉक अबाउट द गिविंग ऑटोनॉमी टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी बोलती है कि भैया हम ऑटोनॉमी लेके आएंगे उच्च संस्थानों में और डी ब्यूरोक्रेटाइज करेंगे, जिससे कि करें शिक्षा स्वतंत्र रूप से एक अच्छे वे में, इनोवेटिव वे में चलती रहे। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी और एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। एक नए तरीके की स्टाइल आपने सीखी और आप इसके नोट जरूर बनाओगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। आज जितने बाकी जो आर्टिकल आए उससे हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है, बाकी सारा इलेक्शन चल रहा है तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम इंतजार करेंगे कल के न्यूज़पेपर का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। अब आपको नोट्स जरूर बनाने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।